Rapid revision, The Rise of Dictatorships, Chapter 11 of ICSE Class 10 History. I am Preksha Jain and this is ICSE Thought Well by Unacademy. World War 1 का हमने चैप्टर पढ़ लिया है. अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया है तो ये आई बटन देख रहे हैं, आप उस पर जाके रिवाइज कर लीजिए पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद आना इस चैप्टर पे जहां हम पढ़ेंगे द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म. अब इसको फैशिज्म बोलते हैं, फासिज्म बोलते हैं, ठीक है. कंपेरेटिव एनालिसिस होगा मुसोलिनीज फैशिस्ट रूल एंड हिटलर की नाजी आइडियोलॉजीज का. एंड लास्ट आप देख रहे हो मैजिक मेमोरी ट्रिक्स, MMT जिसे हम कहते हैं. आपको सब कुछ याद रहने लगेगा, एग्जाम में आप भूलोगे नहीं, प्लस आपका रिविजन टाइम विल बी कट इनटू हाफ. दैट इज माय एम हियर. नाउ लेट्स बिगिन. इस चैप्टर में अच्छे से आप भी अपने पेन और पेपर लेके बैठ जाओ ताकि आपको समझ में आए कि नोट्स कैसे लेने हैं और कैसे इस चीज को याद रखना है, ठीक है. अब चलते हैं, एक ब्लैंक पेज आ गया है, देखो अब कोई नोट्स नहीं है, हम साथ साथ बनाएंगे. एंड कैसे हुआ वर्ल्ड वॉर 1? ट्रीटी के साथ हुआ था. 3 कॉन्सिक्वेंसेस पड़े थे. एक आई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई, दूसरी आई थी टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स जिसमें हमने देखा था कि डेमोक्रेसीज आती है, कैसे कुछ कुछ इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशंस बनते हैं, जो एम्पायर्स बड़े बड़े थे वो खत्म हो जाते हैं, और तीसरा था लीग ऑफ नेशंस. इन तीनों का ही मोटा मोटा कॉज निकलता है और इसी से डिक्टेटरशिप्स राइज होती है. तो सबसे पहले देखते हैं, ये ऐसे एरोज करेंगे, इतना बड़ा बड़ा राइज लिखना ही नहीं है, या लिखेंगे हम डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसीज क्या होती है? डीमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल, रूल ऑफ द पीपल. फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, वो रिस्पेक्ट होते हैं, उनकी चॉइसेस रिस्पेक्ट होती है, लोगों को बोलने का, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम मिलता है. इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. और इसको ये आइडिया जो है बहुत पॉपुलर होने लगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जब राजा महाराजाओं का जो एक टोटल रूल हुआ करता था वो गिरा दिया गया और लोगों के पास पावर आने लगी. लेकिन 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 ये इतना सक्सेसफुल नहीं जा रहा होता है, सरकारें गिर रही होती है, बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही होती है, इकोनॉमीज क्रैश हो रही होती है, और इसी से राइज होता है हमारा क्या? डिक्टेटरशिप का एरा. डिक्टेटरशिप्स आती है. अब डिक्टेटरशिप्स क्या है? डिक्टेटरशिप हिंदी में बोलते हैं तानाशाही. मतलब कोई एक इंसान ऐसा आ जाता है जो कहता है सिर्फ मेरी चलेगी, यू हैव टू लिसन टू जस्ट वन मैन. एक वो कहते हैं ना माई वे और द हाईवे, वो वाली बात होती है. अगर मेरी सुनो तो आप इस देश में रहो, सेफली रहो, नहीं तो बाहर जाओ या तो आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. पीपल हैव नो चॉइसेस हियर. अब कैसे कैसे नेशंस में डिक्टेटरशिप्स आई तो हम देखते हैं. मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, देखो RIGS, रशिया, इटली, जर्मनी एंड स्पेन. रिग्स, ये 4 कंट्रीज में डिक्टेटरशिप्स आने लगती है. डेमोक्रेसीज जो है इनका आइडिया खत्म होने लगता है एंड पीपल आर स्टार्टिंग टू फेवर दिस रूल. और धीरे धीरे इससे क्या होता है, जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ा, देखो वो तो हमने देख लिया था, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट जो फेल होते हैं, उसके साथ साथ फेल होता है लीग ऑफ नेशंस. अब यहाँ से हम चलते हैं इटली की तरफ, क्योंकि इटली में हमें पढ़ना है द आइडिया ऑफ और द आइडियोलॉजी ऑफ फैशिज्म. ठीक है, फैशिज्म पढ़ेंगे. अब फासियो से आया, ये एक इटालियन वर्ड है फासियो. अब फासियो का मतलब होता है यूनियन या फिर लीग, ठीक है. अब देखते हैं धीरे धीरे इटली में फैशिज्म आया क्यों. इटली तो भाई वर्ल्ड वॉर 1 में विनिंग ग्रुप की पार्ट थी, तो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप कहाँ से आ गई, ये कॉजेज हम समझते हैं, ठीक है. तो कॉजेज ऑफ फैशिज्म. अब मैं इसको बड़ा बड़ा पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप FM करके देख दो, छोटा सा M यहाँ पे होता है. Power of state is vested in one man only and all others have to obey his orders. ठीक है, तो ये होती है फैशिज्म. अब इसके कॉजेज जान लेते हैं. कॉजेज हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया फैशिज्म, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. फर्स्ट कॉज क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसको हम लिखेंगे TOV. अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले हम सारे कॉजेज लिख देते हैं. फिर आता है इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर लिखेंगे हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट, फिर आता है राइज ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, फिर आता है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जिसको मैं लिखती हूँ LON, और फिर लास्ट में देखते हैं मुसोलिनी का लीडरशिप, तो मुसोलिनी, ठीक है. तो ये हो गए हमारे कॉजेस. अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं. चलो, ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के जो पार्ट्स है, जर्मनी को तो बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म हुआ था, ठीक है. बहुत सारे पनिशमेंट्स लगाए गए थे. उसमें एक पनिशमेंट ये था कि जर्मनी को अपने कुछ कुछ टेरिटरीज फ्रांस को देनी पड़ेगी, कुछ टेरिटरीज दूसरी कंट्रीज को गई. अब इवन दो इटली वॉज अ पार्ट ऑफ द विनिंग ग्रुप, एलाइज का पार्ट था, लेकिन इटली को उम्मीद थी कि मुझे भी अपने कुछ जर्मन टेरिटरीज मिल जाएगी वापस,
उनको नहीं दी गई और इसी वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ होने लग गए। ठीक है कि यार मैंने तो सोचा था, एक तो दोस्त का साथ छोड़ के दुश्मन से मिले कि कुछ फ़ायदा होगा और हुआ भी नहीं, तो ये थोड़ा सा उनको ऑब्वियसली हर्ट कर रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई। अब देखते हैं इटली में पहले तो डेमोक्रेसीज ही थी, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स थी, लेकिन क्या होता है बहुत सारी इकोनॉमिक उनकी कंडीशन, क्योंकि उन्होंने वॉर में पार्ट लिया है, एलाइज के साथ मिलकर वॉर में जर्मनी को हराने की कोशिश करी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी एकदम कचरा हो गई थी इनकी, खाने तक के लाले पड़ने लगे, एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लोग आपस में, क्योंकि खाना नहीं था, पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, वॉर में इतनी इनकी वेल्थ ड्रेन हो गई, तो ये भी एक प्रॉब्लम होने लग गई। दूसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखो ये जो है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन होती है, इसको संभालने के लिए एक बहुत स्टेबल सरकार चाहिए होती है, जो कि पॉलिटिकली जब आपको, अब ये तो डेमोक्रेसी हो गई थी इटली तो उस टाइम पे, लेकिन क्या होता है कि कोई भी पार्टीज आती है वो सब कोलिशन वाली होती है, कोई स्ट्रॉन्ग वन पार्टी मेजॉरिटी लेके नहीं आती है, कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये कोलिशन वाली जो सरकारें होती है, मिली जुली सरकारें जिसे हम बोलते हैं, गठबंधन की सरकारें, इससे क्या होता है बहुत इनस्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा ये गिरती गई, तो इससे क्या हुआ इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब होती गई, तो ये एक विशियस साइकिल चलता रहा। उसके बाद आते हैं हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कॉमन मैन को लगने का कि अब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, अब तो मुझको कुछ पावर आएगी, डेमोक्रेसी आई है, अब तो कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पावर एकदम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है और इसी वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ जाती है, थोड़ा माहौल भी खराब होने लगता है इस वजह से। और राइज ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इसका थ्रेट इनको सताने लगा। अब कम्युनिज्म क्या होता है, हिंदी में उसे कहते हैं साम्यवाद। साम्य मतलब इक्वल, इक्वालिटी, ठीक है, तो इसी से आप समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट मीन्स कि कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, ब्लैक्स वाइट सारे जो हैं इन लोगों को समान, एक समान दिया जाएगा, सबको सारे रिसोर्सेज हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उससे होता क्या है, इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट विद कैपिटलिज्म, जहाँ अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, जहाँ आप ओवर टाइम काम करते हो, तो आपको रिवॉर्ड किया जाता है, आपको इंसेंटिवाइज किया जाता है। यहाँ पे हार्डवर्क का कोई इंसेंटिव नहीं था, आप कर भी लोगे तो आप उसी इंसान के समान रहोगे जो नहीं कर रहा है, जो एक बैरी मिनिमम मेहनत कर रहा है। कम्युनिज्म को उस टाइम पे एक थ्रेट इसलिए माना जा रहा था क्योंकि बिजनेस क्लास जो है उनको लग रहा था यार अब हमारे जो नीचे है वो भी हमारे एक समान हो जाएंगे, तो जो आप जिसको पावर जिसके हाथ में होती है उसको छोड़ने का मन तो नहीं करता है ना, तो इसको एक थ्रेट की तरह ही लिया जा रहा था और लोगों को डर लग रहा था कि अगर यहाँ पे एक तो स्टेबल सरकार है नहीं और वहाँ पे उनका जो राइज है ऑफ कम्युनिज्म, जो उनकी इन्फ्लुएंस है वो बढ़ती जा रही है, हमारे कंट्री में आ गया तो क्या होगा, तो ये डर लोगों को सताने लग गया। लीग ऑफ नेशंस उस टाइम पे बना था ताकि पीस बना रहे, कंट्रीज के आपस में कोऑपरेशन अच्छे से हो, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई थी उसके लीग ऑफ नेशंस के चार्टर में। लेकिन क्या होता है हम देखते हैं कि धीरे धीरे तो वैसे डिक्टेटरशिप्स बढ़ रही है, धीरे धीरे अभी भी क्या हो रहा है, कॉलोनीज बढ़ रही है, इंपीरियलिज्म अभी भी है, तो लीग ऑफ नेशंस का तो टोटल फेलियर होता है। एंड फिर हम लास्ट में देखते हैं मुसोलिनी की लीडरशिप। मुसोलिनी ने देखा कि बेटा लोहा गर्म है, देखो लोगों को कितनी चीज़ों से जूझना पड़ रहा है, तो ये एक आदमी को आता है जो मसीहा बन के आ जाता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। अब देखा जाए तो मुसोलिनी क्या होते हैं, पहले कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में वो खुद बिलीव करते हैं, लेकिन उनको लगता है यार जनता तो इसके खिलाफ है, तो वो अपनी मतलब बिल्कुल पलटी कर देता है आइडियोलॉजी के। वो बोलते हैं कि हम बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, कम्युनिज्म को मैं आपसे बचाऊंगा, आप लोगों को इससे, मैं आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करूंगा, ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो आपके साथ ना इंसाफ़ी हुई है मैं उसको सही करूंगा। तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर जो इनकी दुखती रग होती है ना पब्लिक की, उस पर वो उनको एड्रेस करते हैं, वो उनके मसीहा बन के आते हैं, तो लोगों को लगता है वो उससे कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में करिज्मेटिक एक एक्स फैक्टर आ जाता है, ठीक है। और इसलिए लोगों को क्या बोलने लगते हैं, ड्यूस। ड्यूस मतलब उधर लीडर, तुमको लीडर मानने लगते हैं कि यार तुम हमारी आवाज़ उठाओगे, तुम हमें बचाओगे। ये सारे रीजंस होते हैं विच बिकम द कॉजेज ऑफ फैशिज्म इन इटली एंड दैट इज हाउ द राइज ऑफ दिस डिक्टेटर मुसोलिनी हैपेंस इन इटली। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं आपको बताती हूँ एक शॉर्ट, एक निमोनिक, क्योंकि ये चैप्टर क्रिस्प है बेटा और इससे मार्क्स आ जाते हैं, तो इससे हम एक निमोनिक बनाते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। PETSCLOM, पेट स्क्लॉम। मैंने इसको ऐसे याद किया है। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ट्रीटी ऑफ वर्साई, सोशलिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, लीग ऑफ नेशंस एंड मुसोलिनी। याद हो गया? अब इसको याद रखो, मुसोलिनी के पास एक पेट था जिसका नाम था स्क्लॉम। हो गया याद? कॉजेज ऑफ फैशिज्म। कॉजेज को समझना जरूरी है, वरना एग्जाम में सिर्फ ये लिख के आओगे नहीं आएगा, आपको समझना भी जरूरी है कि क्या क्या था, लेकिन समझ गए तो उसको याद इस तरह से आप रख सकते हो थ्रू माइंड मैप एंड निमोनिक, ठीक है। अब आते हैं, अब नाजिज्म को भी मैंने देखो ऐसे ही लिखा है,
याद हो जाएगा आपको, एग्जाम में इस तरह से मत लिख के आना, बस ये पहले बता देती हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे इसी तरह से लिखना है। नोट्स तो आपके है ना, आपको कोई चेक करने थोड़ी है एग्जामिनर, तो शॉर्ट में लिखो, अपने को समझ में आ जाना चाहिए बस। जर्मनी का राजा था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे किंग काइजर विल्हेम द सेकेंड, ठीक है। ये किंग था जो वर्ल्ड वॉर 1 में, क्योंकि जर्मनी की डिफीट हो जाती है, जर्मनी हारता है, तो ये जो राजा है यहाँ से भाग जाता है, इज फोर्स टू एब्डिकेट, ठीक है। उसके बाद जर्मनी के लोग मिलते हैं एट वेमार, दे राइट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिलती है अपनी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जर्मनी भी क्या बन जाता है, फ्रॉम मोनार्किकल स्टेट टू अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब होता क्या है, 1919 से लेके 1933 तक इतनी वापस वही इटली वाली चीज हो जाती है, इतनी गठबंधन की सरकारें आती है। इनकी इकोनॉमी भी ऑब्वियसली ट्रीटी ऑफ वर्साई हम देखते हैं, इनकी इकोनॉमी को तो खत्म करने के सारे बंदोबस्त हो चुके थे, इकोनॉमी खत्म हो जा रही है, इनकी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, बार बार सरकारें गिर रही है, इनके जो चांसलर्स होते थे मिनिस्ट्रीज के वो आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था इनको। राइट्स का मामला हो रहा था, कहीं कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इंस्टेबिलिटी हर तरफ माहौल में फैली हुई थी। अब ऐसे माहौल में कोई एक हमेशा लीडरशिप ऑब्टेन करने आ जाता है कि 1919 में क्या होता है, हिटलर आते हैं, हिटलर एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, 1919 में उसकी लीडरशिप ले लेते हैं, उस पार्टी का नाम रखते हैं नेशनल सोशलिस्ट पार्टी और द नाजी पार्टी, ठीक है। तो नाजी पार्टी यहाँ से इमर्ज होती है, और ये दिस नाजी पार्टी, ये जो डिक्टेटरशिप का फॉर्म लेती है, उस आइडियोलॉजी को बोलते हैं नाजिज्म, ठीक है। ये पूरा समझ में आ गया। कॉजेज ऑफ नाजिज्म, इसको भी हम माइंड मैप के थ्रू समझेंगे। नाजिज्म को बीच में लिखा, यहाँ पे आएगा ट्रीटी ऑफ वर्साई, ये तो इनके लिए ह्यूमिलेटिंग थी। उसके बाद आते हैं स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, तो ये इसका भी थ्रेट था जैसे इटली में था। फिर आते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस जो जर्मनी में भी हो रही थी। उसके बाद आ जाता है मिलिटेंट नेशनलिज्म, एमएन लिख दिया। फिर आता है एंटी सेमाइटिक प्रोपागेंडा, तो उसको मैंने एएसपी की तरह लिखा है। ये सब आपको समझाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, शॉर्ट में हम समझेंगे इन चीज़ों को। फिर आता है एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन। फिर आता है हिटलर का करिज्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ हिटलर, ठीक है। और कुछ बचा, अच्छा एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, वैसे कुछ टेक्स्ट में नहीं भी दे रखा होता है, बट वील राइट इट, वॉलंटियर कॉर्प्स होते हैं। अब ट्रीटी ऑफ वर्साई में ह्यूमिलिएशन होता है जर्मनी का, ये तो हमने बार बार पढ़ा ही है वर्ल्ड वॉर 1 के, उसमें भी मैंने आपको अच्छे से समझाया कि जर्मनी के साथ बहुत जुल्म होता है। तो जर्मन्स ऑफ कोर्स, जो जर्मनी का पार्ट है, वो बहुत खफा होते हैं, उनको लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, हर तरह से, क्योंकि टेरिटोरियली इकोनॉमिकली जो हमने समझा है, ट्रीटी ऑफ वर्साई में तो बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं जर्मनी का। फिर देखते हैं हम कम्युनिज्म। अगेन मैंने आपको कम्युनिज्म जो साम्यवाद है उस तरह से याद रखना, साम्यवाद याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसका मीनिंग, आप लिख पाओगे शॉर्ट में भी। तो कम्युनिज्म का थ्रेट होता है, वो जर्मनी में भी उनको सता रहा होता है। इकोनॉमिक क्राइसिस अगेन जर्मनी के साथ, तो वैसे देखो इटली में भी अगर जो जीता हुआ कंट्री था उसके साथ भी अगर उनके कंट्री में इकोनॉमी का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो जर्मनी तो हार गया था और फिर वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था और वो चल नहीं रही थी। तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, यहाँ पे भी खाने पीने के, पैसों के, सबकी इनइक्वालिटीज आती है। फिर आता है मिलिटेंट नेशनलिज्म। अगेन वर्ल्ड वॉर 1 में हमने जो एग्रेसिव नेशनलिज्म पढ़ा था, है ना, कि अपनी कंट्री से तो प्यार करो लेकिन साथ में दूसरी की कंट्री को खत्म करने की भी वो एक लालच रखो, ठीक है, एक वो हेटरेड रखो उनकी तरफ। दैट इज मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो वायलेंस में बिलीव करते थे, जो हड़पने में बिलीव करते थे, जो वॉर में बिलीव करते थे, विच इज वाई इट्स कॉल्ड मिलिटेंट नेशनलिज्म, की वो हथियार थाम लेंगे। एंटी सेमाइटिक प्रोपेगेंडा क्या होता है, बेसिकली उस टाइम पे ज्यूज जो वहाँ पे रहते थे, ऐसा माना जाता था कि ज्यूज ने एलाइज का साथ दिया है, तो ये हमारे देश के नहीं है, दीज आर नॉट पीपल हु विल फेवर अस इन आवर नेशनल इंटरेस्ट, तो ये जर्मनी के अगेंस्ट है, इस तरह से माना जाता था। तो ये एंटी सेमाइटिक प्रोपेगेंडा चालू हो गया इनके खिलाफ कि ज्यूज को हटाओ, बाहर करो, एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि जो उस टाइम पे हिटलर आए थे उनकी पर्सनालिटी, उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को काउंटर करने के लिए कोई ऑपोजिशन में नहीं था, कोई राइवल नहीं था ये जो कह सके ये गलत कर रहा है और उस राइवल को सपोर्ट भी मिले पॉपुलर, उस तरह की कोई पर्सनालिटी ही नहीं थी, विच इज़ वाई हिटलर गेन्ड सो मच पॉपुलैरिटी एंड सपोर्ट, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स आता है करिज्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ हिटलर। अब देखो ये सारी चीज़ों से जब देश जूझ रहा होता है तो लोगों को वैसे भी बहुत ज़्यादा उनके सेंटिमेंट्स इस तरह के वल्नरेबल होते हैं। उस टाइम पे कोई अगर लीडर आके अच्छी पावरफुल स्पीचेस देता है, कोई एकदम फियरलेस अपने आप को बताता है, कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं आपको इन चीज़ों से, कम्युनिज्म से जैसे, या मैं आपकी इकोनॉमी अच्छी करूँगा, ट्रीटी ऑफ वर्साई को बोलता है कि इसको फाड़ के फेंकते रहो, मतलब वो सिम्बलिज्म्स यूज़ करते हैं, वो अच्छी पावरफुल ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो एकदम जर्मन्स के मन में जाके इनको दिल में लग जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी पे जो खेलते हैं, इसलिए उनकी पर्सनालिटी में आता है एक्स फैक्टर, जो मुसोलिनी के टाइम पे भी हम देखते हैं, एक फियर पैदा करके
एक सेवियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो ये जो एक पूरा एक तरीके से उनका इमेज बनाते हैं हिटलर, उसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी जर्मन से बहुत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हिटलर डिक्टेटरशिप आ गई तो मैं एकदम पावरफुल अपने आप हो गए, सपोर्ट मिलता है उस टाइम पे लोगों के, जर्मनी के लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया कि हाँ आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ये वाली बात, ठीक है। और दूसरा है वॉलंटियर क्रॉप्स। अब जब हमने देखा ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी की आर्मी को तो एकदम लिमिट कर दिया गया था, 1 लाख से सोल्जर्स ही रखोगे, सब मरीन नहीं, ये नहीं वो नहीं है, फिर सबको कितना ज़्यादा कर्व करा था। तो मिलिट्री जब खत्म हो जाती है तो हिटलर क्या करते हैं, जो मिलिट्री के लोग बहुत सारे फिर अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इन जॉबलेस सोल्जर्स को हिटलर एम्प्लॉय कर लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, और नाजी पार्टी जो इनकी होती है उसके अगेंस्ट कोई बोलता है तो इन ग्रुप्स को भेज देते हैं कि जाओ चुप करा के आओ। वो वाली चीज़ को इस तरह से इनकी आर्मी को यूज़ करते हैं, ये एक इनकी पार्टी की आर्मी बन जाती है जिनको वॉलंटियर कॉर्प्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे सारे कॉजेज ऑफ नाजिज्म। अब इसका निमोनिक देखते हैं, चलो। तो कॉजेज ऑफ नाजिज्म के की वर्ड से लेके हमने निमोनिक बनाया है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रीटी ऑफ वर्साई, ई फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस, ए फॉर एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा, एच फॉर हिटलर की करिस्मेटिक पर्सनालिटी, ओ से ऑपोजिशन की एब्सेंस, एम से आता है मिलिटेंट नेशनलिज्म, वी से होता है वॉलंटियर कॉर्प्स, एंड सी से होता है कम्युनिज्म का थ्रेट। याद करेंगे कि घर जाके हिटलर ने चाय पी और वीडियो कॉल किया। इस तरह से पूरा निमोनिक याद हो गया और ऐसे आपके कॉजेज ऑफ नाजिज्म याद हो जाएंगे। सिमिलैरिटीज बिटवीन फैशिज्म एंड नाजिज्म, सबसे पहले आता है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म यानी स्टेट का पूरा कंट्रोल सिटीजन्स पे होगा, कोई फ्रीडम नहीं, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं, डेमोक्रेसीज के बिल्कुल खिलाफ थे। तो जो भी डेमोक्रेसी के जो फीचर्स होते हैं, लाइक यू रिस्पेक्ट फंडामेंटल राइट्स, यू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रीडम, यू रिस्पेक्ट वॉइस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी काउंट नहीं होती थी, ठीक है। अब 1 पार्टी 1 रूलर, ये तो था ही, एक ही इंसान है, 1 मैन आर्मी 1 मैन शो, कि आर्मी तो उनकी होती थी, 1 मैन शो समझ लीजिए, एक ही रूलर है, सर्वोपरि है, सारी पावर्स इसके हाथ में होंगी, ठीक है। नेशनलिस्ट एंड इंपीरियलिस्ट, नेशनलिस्ट इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, एग्रेसिव नेशनलिस्ट है यानी कि दूसरी कंट्रीज को दबोचेंगे। इंपीरियलिज्म होता क्या है, कोई छोटी कंट्रीज हो उनको कैप्चर करके उनके रिसोर्सेज को कॉन्कर करना, टेरिटोरियल एक्विजिशन करना तरह तरह के पैथरों पे, तो ये इनका ऑब्वियसली एक एजेंडा था। और ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक्सटेंड करने के लिए, अपने कंट्री की पावरफुल अपने आप को बनाने के लिए, दे यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। तो यहाँ पे डब्ल्यू यानी वॉर में बिलीव करते थे ये लोग। अब ये 3 क्या है, नेशनलिस्ट, एग्रेसिव, जो हम कहते हैं कि कट्टर नेशनलिस्ट थे दोनों, एंटी कम्युनिस्ट थे और एंटी डेमोक्रेटिक थे। कम्युनिज्म हमने समझ लिया, कम्युनिज्म के मतलब हम आपको कम्युनिज्म से बचाएंगे, ये वाला कार्ड तो उन्होंने प्ले किया टू गैदर पॉपुलर सपोर्ट, एंड ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। अब आ जाते हैं हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। आज हमने रैपिड रिविजन थोड़ा अलग तरीके से किया है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो थम्स अप देना, कमेंट्स में अपना फीडबैक देना। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।